एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 3 है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, हिमालय की बेटियां किन्हें कहा गया है? उत्तर है हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने मैदानी इलाकों की नदियों को किसके समान बताया है? उत्तर है लेखक ने मैदानी इलाकों की नदियों को संभ्रांत महिला के समान बताया है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने नदियों का एक अलग रूप कब देखा? उत्तर है जब वह हिमालय की यात्रा पर गया तो नदियों का एक अलग रूप देखा था। प्रश्न संख्या 4 है, नदियां कहां अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती है? उत्तर है नदियां हिमालय की गोद में अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में किन दो नदियों की विशेषता बताई गई है? उत्तर है पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषता बताई गई है। प्रश्न संख्या 6 है, किसने नदियों को लोक माता कहा है? उत्तर है काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। प्रश्न संख्या 7 है, हिमालय की बेटियां पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है यूं तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी नदियों का सम्मान करना चाहिए, अपनी संस्कृति की महानता और उससे जुड़ी मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। लेख से प्रश्न संख्या 1 है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है यूं तो पूरे देश में नदियों को मां के रूप में माना जाता है। यह परंपरा काफी पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर है लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषताएं बताते हुए लिखा है कि ये दोनों हिमालय पर्वत से निकलती है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। समुद्र भी इन्हें अपनाने पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। प्रश्न संख्या 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है कि ये नदियां ही हमें जीवन दान देती है। इन नदियों से ही हमें जल प्राप्त होता है और इनका जल शुद्ध एवं पवित्र होता है। इन्हीं नदियों के पानी से बिजली बनती है और खेतों में फसल होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है हिमालय की यात्रा में लेखक ने वहां पर उपस्थित नदियों की, पर्वतों की, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की, हरी भरी घाटियों की तथा महासागरों की प्रशंसा की है। साथ ही लेखक ने देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा की भी प्रशंसा की है। लेख से आगे है, प्रश्न संख्या 1 है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन करते हुए उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। उत्तर है डॉक्टर परशुराम शुक्ल अपनी कविता नदी में सहनशील, संघर्षशील, समर्पण भावना से प्रेरित, कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाली स्त्री के रूप में देखते हैं। लेखक नागार्जुन इस पाठ में नदी को मां, बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता हिमालय में हिमालय का विवरण भारत के मुकुट और सम्मान के रूप में किया है। प्रश्न संख्या 2 है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय में उन्होंने भारत और हिमालय के गहरे संबंध का विशाल और शक्तिशाली रूप एवं हिमालय का मूल उत्तर से दक्षिण तक फैले होने का विवरण दिया है। गोपाल सिंह नेपाली अपनी कृति हिमालय और हम में भारतवर्ष और हिमालय के मध्य स्थापित संबंध का व्याख्यान करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कृति हिमालय के आंगन
में के द्वारा हिमालय के आगर में बसे देश अर्थात भारतवर्ष का महिमा गान किया है। कवि ने भारतवर्ष के योद्धा, महर्षि और सम्राटों के त्याग का वर्णन किया है। अपनी कविता में कवि भारतवर्ष के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उद्यत है। प्रश्न संख्या 3 है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर है 1947 में निकलने वाली नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं। मानव की बढ़ती स्वार्थ प्रवृत्ति तथा उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सभी नदियों में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। तब इन नदियों का पानी इतना पवित्र था कि इसे जीवनदायिनी अमृत के समान माना जाता था, परंतु वर्तमान में इन नदियों का प्रदूषित पानी पीने से हर बीमारी का हो जाना संभव है। इससे नदियों के प्रति हमारी धार्मिक आस्था भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा कुछ नदियों के मार्ग में भी बदलाव आया है। प्रश्न संख्या 4 है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर है, कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में अलकापुरी को कैलाश मानसरोवर के निकट बताया है, जो देव कुबेर की नगरी है। कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का निवास माना जाता है, वह भी हिमालय पर ही स्थित है। अनेक ऋषियों, मुनियों और योगियों का आवास भी हिमालय की गुफाओं में रहा है। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। मैं यहाँ मिलान कर दिया हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में पेंसिल से इसे मिलान कर लीजिएगा। ये है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। मैं यहाँ पर ढूंढ कर करके सारा निशान लगा दिया हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में निशान लगा लीजिएगा। इस पाठ से शब्दार्थ है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप लोग भी जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं और शब्दार्थ, उसे अपनी क्लास पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।